हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों ने क्या पढ़ा था कि हमारी जो मेटल है वो किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन करती है। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो मेटल होती है वो किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन देती है। क्लियर? तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आज देखेंगे कि हमारी जो मेटल होती है वो किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन देती है। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि अलग अलग मेटल होती है वो एसिड के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन देती है। अलग अलग जो मेटल होती है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन देती है, अलग अलग तरह से रिएक्शन देती है। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है बच्चों, उसी तरह आपकी जो मेटल होती है वो एसिड के साथ भी उसी तरह रिएक्शन देती है। ठीक है, चलो समझते हैं बच्चों कैसे। जैसे कि मान लो कि आपके पास पोटेशियम एंड सोडियम है। आपके पास पोटेशियम एंड सोडियम है, तो सबसे पहले आप कभी भी उसको डायरेक्टली वाटर के साथ या फिर कभी भी आप उसको डायरेक्टली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहां पर स्प्लैश आउट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी 3.11 है, आपकी जो एक्टिविटी 3.11 है, 3. एक्टिविटी 11 में क्या कहता है आपका, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पर आप अलग अलग मेटल लेते हो बच्चों, यहाँ पर बच्चों आप अलग अलग मेटल लेते हो और उन मेटल की किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो। किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेटल लिया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। अगर मैं मैग्नीशियम के एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलता है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए, उसके बाद मैं एल्यूमिनियम के एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो मुझे मिलता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। उसके बाद मैं जिंक की जब HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो मुझे मिलता है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट वन इज योर आयरन, जहां पर आयरन की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे मुझे मिलता है FeCl2 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो, जब भी बच्चों ये जो हाइड्रोजन गैस जो बबल फॉर्म में जो फॉर्म होता है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो बच्चों होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी कि हाईली जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, वो रिलीज होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो अलग अलग है। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, चलिए। जब आप मेटल की यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ तो तब कोई बात नहीं है। जब आप मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर क्या बनाता है, आपका पानी बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है H2। उसके बाद अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका खुद का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर उसका रिडक्शन होने से आपको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजों क्या मिलती है, ये तीन चीजें मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से एक्टिविटी को देखते हैं। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर
जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पर अलग अलग मैंने मेटल लिखे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन। उसकी जब अलग अलग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4। तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इन सब की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी होती है उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की होती है, उससे ज्यादा जिंक की होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, आयरन की। पर जब मैं मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता। हाइड्रोजन गैस की जगह पर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडेशन करने के बाद H2 का ऑक्सीडेशन करने के बाद H2 फॉर्म करता है, और यहाँ पर उसको खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये बच्चों एक्टिविटी थी। उसके बाद यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ऊपर मैंने लिखा है वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। आपकी मेटल की क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, वो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। इसमें से आपकी बोर्ड में 2 से लेके 4 नंबर तक, 2 से लेके 4 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन बनेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पर लिखी है बच्चों। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद कर लेते हो तो मान लो कि आपके बोर्ड में 2 से 4 नंबर बनेंगे। इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी हम एक टेबल की मदद से देखेंगे। ठीक है, एक टेबल की मदद से देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं कि जहां पर क्या है, आपका पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड ऑरेट यानी कि गोल्ड। ओके, इस तरह से बच्चों क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज दी गई। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड ऑरेट यानी कि गोल्ड। क्या होगा आपका, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से तो देखो ये जो है आपके सिल्वर एंड मर्क्यूरी वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसी वजह से तो हम उसके ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। अगर रिएक्टिव मेटल होती, सोडियम के ऑर्नामेंट कोई पहनेगा? सोडियम के ऑर्नामेंट गुड से भी आपने पहन लिए तो वो तो एयर में ही जल जाएंगे। एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ मिलेंगे, जल जाएंगे, तो आप जल जाओगे। अगर वो मेटल जलेगी, आपने ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो आप भी जल जाओगे। तो इसी वजह से वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। कौन कौन से, सिल्वर एंड गोल्ड। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते। क्लियर? चलो तो एक्टिविटी 3.11 क्लियर है अपनी। मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम सॉल्ट प्लस वाटर पाते हैं। सिंपली है, अलग अलग मेटल की रिएक्शन हमने देखी। आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑब्वियसली क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर? तो इसी वजह से हम मेटल की रिएक्शन नहीं करवाते। क्लियर? चलो उसके बाद बच्चों आपको एक्टिविटी 3.12 दी गई है। इसी कोने में हम समझने का प्रयास करते हैं एक्टिविटी 3.12 क्या है। वैसे उसका आंसर तो आप ही करोगे। क्लियर? एक्टिविटी 3.12 क्या कहती है? आप क्या करते हो बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ए लेते हो, दूसरी टेस्ट ट्यूब बी लेते हो। एक टेस्ट ट्यूब ए ली, एक टेस्ट ट्यूब क्या ली बच्चों, बी। चलो अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हो। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आप आयन की नेल ऐड करते हो, कील। आयन की क्या ऐड करते हो, नेल ऐड करते हो, कील ऐड करते हो आयन की। और यहाँ पर आप कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर ऐड करते हो। चलिए अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करने के बाद उसके अंदर आयन की नील ऐड कर देनी है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आपको कॉपर वायर ऐड करना है और उसको छोड़ देना है।
थोड़े समय के लिए 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना। चलिए अब होगा क्या बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर आयरन एंड कॉपर दोनों में से रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है। तो ये आपको पता करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है बच्चों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि ये जो आपकी है, ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है, आपका जो आयन है वो कॉपर से रिएक्टिव है। जो आयन है वो क्या है, आपका कॉपर से रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आयन है वो क्या करेगा, जो आयन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। आयन जो है वो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलो सीधी सी एग्जांपल से अगर हम समझे, जैसे कि हम दो ताकतवर इंसान है, मान लो एक है 11th स्टैंडर्ड में एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसका पावर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और दूसरा जो बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ता है। तो सीधी सी बात है, फिजिकली भी बहुत डिफरेंस होगा, एज वाइज भी डिफरेंस होगा। मान लो कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जिसका पावर ज्यादा होगी, जिसके अंदर एबिलिटी ज्यादा होगी, वो जीत जाएगा। तो जो 11 साइंस में जो भी बच्चा पढ़ता है वो 5th क्लास के बच्चों को क्या कर देगा, हरा देगा। क्या कर देगा, फाइटिंग में हरा देगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, रिएक्टिविटी सॉल्यूशन को ये पता लगता है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक्टिविटी में क्या दिया गया है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट दिया गया है कि आयरन की जो नेम दी गई है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मतलब डीप की है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आयरन होगा वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आयरन होगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जो आयरन होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। और सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता था, अब ये क्या होगा, फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और आयरन की जो नेल होगी उसके आयन की जो नेल होगी वो क्या होगी, जैसे कि आयन वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो कॉपर होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर नेल पे चिपक जाएगा। और जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। इन शॉर्ट जो आयन होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। दूसरी जो एक्टिविटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर उतना एबल नहीं है, कॉपर के पास उतना पावर नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो Fe को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। क्लियर बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी 3.12। क्लियर, चलो सीधी सी बात है, एक्टिविटी 3.12 अगर आपको समझना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम, कि जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझ लो रिएक्टिविटी सीरीज से आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, डन। हमने क्या पढ़ा आज, कि मेटल हमारे एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन देती है, अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से एसिड के साथ रिएक्शन देती है। सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करती है, नाइट्रिक एसिड के साथ आप हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन यानी कि पानी फॉर्म कर देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 से क्या हो जाएगा, रिडक्शन NO2 और NO2। उसके बाद एक्टिविटी 3.12 कि जहां पर हमने क्या देखा है कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के देखने से हमको ये पता लगता है कि कौन सी जो मेटल है वो रिएक्टिव है और कौन सी जो मेटल है वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव नहीं कहेंगे पर लेस रिएक्टिव है। क्लियर, तो वहां से हमको ये पता लगा कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से वो क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और जो कॉपर होगा वो क्या होगा, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर, तो बस यहाँ तक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।